नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य विचार। तो काफी सारी चीजें इसमें हमने पढ़ ली है और अपने लास्ट टॉपिक यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य भेद हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाक्य यहाँ पर बताए थे हमने? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो देखिए, जो आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो हमें समझनी है, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो कुछ भी हम आपने पढ़ा, मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप उसे एक बार घर पर रिवाइज करें और कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने घर पर पढ़ा होगा और अभी आपको कोई भी दिक्कत चैप्टर से होगी तो आप उसे यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने वाक्य, जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने काफी सारी चीजें लगभग कंप्लीट कर ली थी। तो अब मुझे बार बार यहाँ पर ये सारी चीजें एक तरह से दोबारा रिवाइज करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहती हूँ कि घर पर जाकर आप इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज कर लें, एक बार इन सभी चीजों को पढ़ लें, जिससे कि आपको कोई भी यदि डाउट हो, यानी कि कोई भी अगर आपको ऐसी चीज हो जो समझ में ना आए, तो आप उसे पूछ सकते हैं, आप उसे एक तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर वाक्य की दृष्टि से वाक्य के भेद हमने अर्थ की दृष्टि से कंप्लीट कर लिए थे, अर्थ के आधार पर हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्या मैंने यहाँ पर बताया था? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कोई बता सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद कौन कौन से थे? हैंड रेज करेंगे। तो यही होता है, मैं हर बार यहाँ पर देखती हूँ कि जो बच्चे पिछले सेशन में थे वो इस सेशन में नहीं होते हैं, और जो उससे पिछले सेशन में थे वो अगले सेशन में नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक ही चीज जो है, एक ही अब देखिए, ये लाइव क्लास है। लाइव क्लास में क्या होता है कि हम नहीं छोड़ सकते कि आपको समझ आया कि नहीं आया। आप बैठे हैं सामने, अगर मैं यहाँ से कुछ पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, आपने रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो देखिए, अब हर दिन अगर मैं इसी तरह से चैप्टर को रिपीट करती रही, पाठ को अगर इसी तरह से रोज रोज पढ़ाती रही, तो हमारा सिलेबस जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं आप सभी का। मुझे लग रहा है जीआईसी आचरी खूंट भी लास्ट सेशन में यहाँ पर नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं वाक्य विचार। तो जहां वाक्य विचार क्या होता है? वाक्य विचार है व्याकरण का तीसरा अंग। सबसे पहला अंग है वर्ण विचार, जिसमें वर्णों की आकृति, वर्णों के बनावट, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की का एक तरह से किस तरह से शब्दों को बनाया जाता है, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। और उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है वाक्य विचार, वो हम पढ़ रहे हैं। तो वाक्य विचार की परिभाषा के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि शब्दों का वह समूह जिससे कि आपको कोई भी बात पूरी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, यानी कि जो शब्दों का, कोई भी जो शब्द हैं या पद हैं, उनका ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जिसका आपको पूरा अर्थ समझ आए, वाक्य कहलाता है। और उसमें वाक्यांश, उपवाक्य, प्रधान वाक्य और ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और साथ ही वाक्य के तत्व, वाक्य के अंग जो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर जीआईसी साकीन खेत, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो बच्चा, कोई भी एक बच्चा फटाफट माइक लेगा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, यहाँ पे हमने आपको वाक्य के अंग बताए थे, वाक्य के तत्व बताए थे, उद्देश्य और विधेय। क्या आप बता सकते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं या विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? बच्चे, अगर आप अपने छोटे भाई बहन क्लास 3rd 4th या 5th के बच्चे की व्याकरण की अगर आप बुक उठाकर देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको ये चीजें नजर आएंगी कि वाक्य के जो है 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय।
और उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, ये कॉमन सी चीजें हैं। आप कैसे आगे बड़े टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे, कैसे आप समझ पाएंगे। देखिए हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, उसको शुद्ध रूप में पढ़ना और उसका शुद्ध रूप में उच्चारण करना, उसको शुद्ध रूप में लिखना, ये तो एक हमें जरूर आना चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए हम कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो आप लोग, मैं देख रही 3-4 सेशन से ये चैप्टर चल रहा है और कोई भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और जीआईसी बचवा बान, माइक लीजिए फटाफट कोई भी एक बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्लास 9 के बच्चे हैं आप सभी? यस मैम। तो बच्चे हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अंदाजा है आपको क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? पहले तो ये बताइए ये सब्जेक्ट क्या चल रहा है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? मैम हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में क्या टॉपिक चल रहा है? यस मैम, वाक्य। वाक्य। तो वाक्य की परिभाषा बता सकते हैं आप अभी? वाक्य किसे कहते हैं? किसी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। हाँ, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये आपने बता दिया। फिर मैंने यहाँ पर बताया वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं या भाग होते हैं? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। बच्चे ये भेद है, ये भेद है। मैंने आपको कहा वाक्य के अंग बताने को, वाक्य के अंग या वाक्य के तत्व बताने के लिए मैंने आपको कहा। वाक्य के 2 प्रमुख अनिवार्य तत्व या अंग या भाग कह सकते हैं। पीछे जो गर्ल बैठी है उनको पकड़ाइए जरा माइक। वाक्य के 2 अनिवार्य अंग, 2 अनिवार्य तत्व मैंने बताए थे यहाँ पर, उद्देश्य और विधेय। वेरी गुड। वाक्य के 2 अनिवार्य तत्व, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य और विधेय ये मैंने बता दिया था। अब देखिए रोज रोज मैं यहाँ पर आपको पुरानी चीजें क्लियर नहीं करूंगी, आपको कुछ चीजें नोट डाउन भी करनी होंगी। आप यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पर कोई आपका कोई ऐसा लेक्चर नहीं चल रहा है कि जिसको आपने सुनना है और आपने बाहर जाकर भूल जाना है। आप हिंदी पढ़ने आए हैं, आप सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं, तो आप उस कुछ चीजें नोट डाउन भी कीजिए ताकि आप घर पर उसे रिवाइज कर सकें, घर पर जाकर आप उसे पढ़ सकें। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए और विधेय होता है जो कुछ कहा जाए। ठीक है, उसके बाद था अर्थ के, जो यहाँ पर हमने बताया वाक्य भेद, तो 2 आधार पर वाक्यों के भेद किए, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर में वाक्य के 8 भेद मैंने बताए। विधानवाचक यानी कि जिसको हम साधारण वाक्य, सरल वाक्य भी कह सकते हैं। निषेधवाचक जिसमें नहीं का बोध होता है। आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है। उसके बाद प्रश्नवाचक जिसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। इच्छावाचक जिसमें अपनी इच्छा जताई जाती है, आशीष दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था संदेहवाचक, यानी कि जहां पर हमें डाउट हो, आशंका हो, जैसे शायद आज वर्षा हो जाए या शायद आज वर्षा हो जाए, तो ये क्या है? ये है आपका संदेहवाचक। उसके बाद है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक यानी कि जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध, दुख आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें कहते हैं विस्मयवाचक। ठीक है, और विस्मयवाचक जो शब्द होते हैं उनके साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। जिस तरह से प्रश्नवाचक के साथ प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उस तरह से विस्मयवाचक के साथ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था संकेतवाचक, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, आपका परिश्रम ही बताएगा कि आप सफल होगे या नहीं। ठीक है, जितनी आपने पढ़ाई की होगी, यदि आप पढ़ाई करोगे तो ही आप सफल होगे। ठीक है, इसी तरह से यदि वर्षा अच्छी होगी या वर्षा होगी तो क्या होगा? फसल भी अच्छी होगी। तो इस तरह से ये हमने 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ा। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद।
तो रचना के आधार पर वाक्य भेदों को हम पढ़ रहे थे और लास्ट सेशन में मैंने इसमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया था कि क्या होते हैं सरल वाक्य या क्या होते हैं साधारण वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होते हैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, देखिए इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी चीजें पढ़ते हैं वो आपको आगे एक तरह से पूछी जाती है या आगे आपके पढ़ने में आती है। तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको आगे की चीजें भी याद नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपको 1 2 नहीं आएंगे तो आपको प्लस माइनस कैसे आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको ABCD नहीं आएंगी तो आप कैसे वर्ड मीनिंग याद करेंगे, अगर आपको वर्ण नहीं आएंगे तो कैसे आप शब्द लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं हम पहले की चीजों को पढ़कर। तो जब आपको उद्देश्य किसे कहते हैं ये नहीं पता होगा तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये सरल वाक्य है या इसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुकेश शब्द है वो है आपका उद्देश्य, ठीक है। मुकेश शब्द क्या है, वो आपका उद्देश्य है और पढ़ता है शब्द जो है वो आपका विधेय है, ठीक है। पढ़ता है शब्द क्या है, वो आपका विधेय है। और बिल्कुल एक चीज मैंने यहाँ पर अलग से भी लिखवाई थी सरल और साधारण वाक्य में, कि जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, यानी कि जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, वो भी आपके साधारण वाक्य। अब देखिए यही इसी सेंटेंस को, इसी उदाहरण को यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं ये भी आपको पता होता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कंफर्म है ना सभी को क्रिया की परिभाषा पता है ना, क्रिया की परिभाषा सभी को? हैंड रेज करके तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो हमने कहा एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। अब मुकेश पढ़ता है तो मुकेश क्या है, कर्ता है। कर्ता यानी कि जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे राकेश ने भोजन किया तो यहाँ पर राकेश जो है वो कर्ता है। मुकेश पढ़ता है तो मुकेश पढ़ रहा है इसलिए मुकेश जो है वो कर्ता है। तो जहां पर इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहां पर वाक्य में केवल एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, क्रिया यानी कि पढ़ता है, भोजन करता है या भोजन किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जिसमें केवल एक उद्देश्य, एक विधेय या एक कर्ता या एक क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो ये सभी को समझ आ गया था और ये मैंने बहुत अच्छे से भी क्लियर किया था। उसके बाद था यहाँ पर जो आपका दूसरा संयुक्त वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का क्या अर्थ होता है, संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का क्या अर्थ होता है, जुड़ा हुआ, ठीक है। ये केवल समझने के लिए बता रही हूं मैं आपको। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, जो संयुक्त हो, आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, यानी कि दोनों वाक्य जो हो आपस में उनकी क्या हो, प्रधानता हो, यानी कि दोनों वाक्य जरूरी हो, दोनों वाक्यों की अपनी वैल्यू हो। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों से जुड़े हों, ठीक है। संयुक्त वाक्य किससे जुड़े हों, योजक शब्दों से, योजक शब्द। और ये जो योजक शब्द है ना वो ये होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों को हम योजक शब्द भी कहते हैं।
समुच्चय बोधक, जो क्या करते हैं, दो उपवाक्यों को या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हुए हों, तो समुच्चय बोधक अव्यय या योजक शब्द हम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, आदि। ये सब क्या है, योजक शब्द हैं। ये सब क्या है, योजक शब्द हैं। हमने कहा जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, अब सरल वाक्य मैंने बता दिया आपको, या उपवाक्य भी कह सकते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से। और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं, योजक शब्द होते हैं। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, आदि। ठीक है, तो ये है सारे आपके योजक शब्द। तो यहाँ पर जो ये योजक शब्द हैं, इनसे जुड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए, वह सुबह गया, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं या दो उपवाक्य हैं, और ये आप देखेंगे बीच में योजक शब्द से जुड़े हैं। देख सकते हैं आप, दो सरल वाक्य हैं या दो उपवाक्य हैं। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पर सुबह गया, शाम को लौट आया, दो सरल वाक्य हैं, और वो बीच में संयुक्त जो समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द है उससे जुड़े हुए हैं, जो कि है और। ठीक है, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया, किंतु, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पर कौन बताएगा मुझे कि कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, कौन बताएगा, फटाफट हैंड रेज करेंगे। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, कौन बताएगा। मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो आपका शब्द है ये जुड़ा हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय, ये आपके जो दो वाक्य हैं सरल वाक्य, ये जुड़े हुए हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों से। तो यहाँ पर कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा योजक शब्द प्रयोग किया गया है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, कौन बताएगा। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, कौन बताएगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं। उसने बहुत परिश्रम किया, उसने बहुत परिश्रम किया
और दूसरा है सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? दोनों जुड़े हुए हैं इस योजक शब्द से, इस समुच्चय बोधक शब्द से। ठीक है, जैसे आगे देखिए, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो, यहां पर देखिए बोलो पर असत्य नहीं, यानी कि प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, पर। ठीक है, ये भी आपका क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है, और मैं यहाँ पर और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं जिसमें जो वाक्य है वो किससे जुड़े हुए हों, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, और यहाँ पर एक और शब्द आएगा पर। ठीक है, आदि, इन सब चीजों से जुड़े हुए हो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद आता है हमारा तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, तो लास्ट है हमारा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, देखिए मिश्रित या मिक्स भी कह सकते हैं, मिश्र भी कह सकते हैं। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य यानी कि प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, यानी कि एक तो मेन लाइन हो और दूसरी उस पर क्या हो? डिपेंड हो। यानी कि जो मुख्य जो आपका वाक्य है उसका तो पूरा पूरा अर्थ निकलता है, लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है उसका अर्थ जो है मुख्य उपवाक्य के बिना या प्रधान उपवाक्य के बिना नहीं निकल पाता। ठीक है, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एक मुख्य उद्देश्य होता है, एक मुख्य विधेय होता है, और इसके अलावा अधिक बहुत सारी समापिका क्रियाएं भी होती हैं। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी, ध्यान दीजिएगा, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक से अधिक वाक्यों से मिले होते हैं, किंतु यहाँ पर प्रधान जो उपवाक्य होता है एक होता है और बाकी के जितने वाक्य होते हैं वो आश्रित होते हैं। और यहाँ पर जो आपके वाक्य ऐसे मिले होते हैं जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो आपका प्रधान उपवाक्य है यहाँ पर दृढ़ विश्वास है कि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि। ठीक है, और दूसरा देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ठीक है, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ठीक है, मेरा दृढ़ विश्वास है, और दूसरा सफल वही होता है। आगे देखेंगे कि भारत जीतेगा, कि भारत जीतेगा को आप कैसे समझेंगे? जब आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे कि मेरा दृढ़ विश्वास है, तभी आपको अगले का भी अर्थ क्लियर होगा।
और उसी तरह से जो परिश्रम करता है का अर्थ आपको तब क्लियर होगा जब आप कहेंगे कि सफल वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा दृढ़ विश्वास है कि और सफल वही होता है, ये मुख्य उपवाक्य हैं। और भारत जीतेगा और जो परिश्रम करता है, ये दोनों क्या है, आपके आश्रित उपवाक्य हैं। ये दोनों क्या है, आश्रित उपवाक्य हैं, जो प्रधान उपवाक्यों पर डिपेंड है, प्रधान उपवाक्यों पर निर्भर है। तो इस तरह से आज हमारा जो ये टॉपिक है वाक्य और वाक्य के भेद यहाँ पर क्लियर होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। घर पर जाकर एक बार इस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, और साथ ही जो हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े हैं, इन्हें अच्छे से समझें। कोई भी डाउट होता है तो उन्हें नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। वैसे तो इसमें अभी काफी सारे अभ्यास के प्रश्न भी हैं, लेकिन अभी आप इसे घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। एक नेक्स्ट सेशन में हम इससे जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स भी वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।